गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीचिंग हैबिट में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज़ का 10वां भाग है, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th के पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य आपके परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाना है। चलिए हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ से अलग होने वाला देश कौन सा है, और वो भी पहला। तो इसके ऑप्शन हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। देखिए, अमेरिका तो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं था, तो उसके अलग होने की संभावना तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वहीं रूस भी यूरोपीय संघ का सदस्य न होने के कारण इससे अलग नहीं हो सकता। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में 2020 में ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने की घोषणा की गई है। ब्रिटेन को मिलाकर यूरोपीय संघ में 28 सदस्य थे। अब ब्रिटेन इससे अलग हो गया है, तो टोटल यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 7 हो गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों की संख्या है। ऑप्शन है 3, 5, 7 और 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। यूरोपीय संघ में वर्तमान में सदस्य संख्याओं की संख्या, जो उसके प्रमुख अंग हैं उनकी संख्या 7 है। जैसे यूरोपीय संसद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, यूरोपीय हाई कमीशन, इस तरह से मिलाकर टोटल अंगों की संख्या 7 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूरोप संघ के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई। इसके ऑप्शन हैं पाकिस्तान, भारत, चीन और अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। खुले द्वार की नीति का अर्थ है, जब कोई देश अपने ही देश में बाहरी देशों से निवेश आकर्षित करने के लिए नीति अपनाता है, तो इसे खुले द्वार की नीति कहते हैं। हालांकि भारत भी अभी खुले द्वार की नीति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसका वर्तमान में राइट आंसर होगा चीन। चीन द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई, अर्थात चीन निवेश को आकर्षित करने के लिए इस तरह की नीति को अपना रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1962 में भारत और चीन के बीच में किस क्षेत्र को लेकर लड़ाई हुई थी। इसके ऑप्शन हैं कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा अक्साई चीन और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो हम जानते हैं कि किस क्षेत्र को लेकर लड़ाई हुई थी। सबसे पहले एक हम डायग्राम बना लेते हैं ओवरव्यू के लिए। ये हम मानते हैं कि ये कश्मीर है। ये हिस्सा अब अलग हो गया है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, तो ये हिस्सा कश्मीर कहलाता है और ये लद्दाख कहलाता है। इसी के पास का हिस्सा अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जिसे हमने लाइन से ड्रॉ किया है। तो 1962 में किस क्षेत्र को लेकर लड़ाई हुई थी। कश्मीर को लेकर लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि कश्मीर इस साइड है और चीन का एरिया इस साइड है। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाता है। लद्दाख को लेकर हो सकती है, लेकिन दो क्षेत्रों को मिलाकर हुई थी, इसलिए लद्दाख अकेला सही नहीं हो सकता। अक्साई चीन को लेकर भी इसका आंसर गलत होगा। इसका सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, उसको लेकर और लद्दाख का एरिया को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना की शुरुआत कब हुई। मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। उनका एकमात्र उद्देश्य यूरोपीय संघ और यूरोप को लेकर उसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, यूरोपीय आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक योजना चलाई गई, जिसका नाम था मार्शल योजना। क्योंकि ये मार्शल द्वारा चलाई गई थी, इसी आधार पर इसका नाम मार्शल योजना पड़ा। अब कौन से ईयर में चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1949 और ऑप्शन डी 1950। तो इसका आंसर होगा बी 1948। अगला प्रश्न है, निम्न में से यूरोपीय संघ का सदस्य सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के जो सदस्य संख्या है वो 15 होती है, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं।
इन 5 सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर 5 सदस्यों में से किसी एक सदस्य ने भी किसी भी मुद्दे पर मना कर दिया तो इसका अर्थ है कि वह अपनी वीटो का प्रयोग कर रहा है। मतलब यदि वह वीटो का प्रयोग करता है तो कोई भी निर्णय, कोई भी मुद्दा सुरक्षा परिषद में मान्य नहीं होता। तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 27 हैं, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। क्योंकि 28 थे लेकिन ब्रिटेन अलग हो गया तो वर्तमान में अभी 27 हैं। इसके ऑप्शन हैं स्पेन, फ्रांस, इटली और डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। आयरलैंड, डेनमार्क और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता कब ग्रहण की? तो इसमें ऑप्शन है जनवरी 1973, जनवरी 1974, जनवरी 1975 और डी ऑप्शन है जनवरी 1972। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1973। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो इसके ऑप्शन हैं 2010, 2012, 2014 और 2016। इसका राइट आंसर होगा 2012। 1895 में सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में, उनकी स्मृति में इस नोबेल पुरस्कार का आरंभ किया गया। यह नोबेल पुरस्कार विज्ञान, शांति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो राइट आंसर होगा 2012। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश कौन बना? ब्रिटेन, डेनमार्क, क्रोएशिया या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटेन तो इससे वैसे भी अलग हो गया है। डेनमार्क 1973 में, जैसा कि हमने पहले देखा है, 1973 में यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण कर चुका है। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही ग्रहण कर चुका है। ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। तो हमारा एकमात्र ऑप्शन बचता है क्रोएशिया। हमारा अंतिम प्रश्न है, यूरोपीय संघ का उदय किस संधि के द्वारा हुआ? इसके ऑप्शन हैं वार्सा पैक्ट, लिस्बन संधि, मैनसीट्रच संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैनसीट्रच संधि। यह मैनसीट्रच संधि 7 फरवरी 1992 को हुई थी और इसी के आधार पर यूरोपीय संघ का उदय हुआ। आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखने हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं अधिक है। थैंक यू।